हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज एक ऐसे देखेंगे, हिंदी में जो ऐसे आपको पूछा जाएगा। तो हमारा जो ऐसे है उसका टॉपिक है कोरोना, जो महामारी थी कोरोना, उस और जो इसका रोज़गार पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखेंगे कि इसको कैसे हम ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे डील करें। क्या हमारे अप्रोच होनी चाहिए कि जो एक हम अच्छा निबंध लिख सकें। तो हम उसी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सकें और अपना जॉब जो है वो सुनिश्चित कर पाएँ। ये हमारा टेलीग्राम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद QR कोड से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो हमारा फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस के लिए टेलीग्राम पे, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये शेड्यूल क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते। सैम्पल ग्रुप में आप देख सकते हो कि किस तरह का जो हमारा टेस्ट है वो होता है। ये जो आपका टेस्ट है वो पूरी तरह से जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको उसी पे आधारित होता है। ये हमारा टेस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इस पे जो पैसेज दिया गया है, पैसेज पे आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे। तो जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी टाइप का ये जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है और देखिए इस पर काफ़ी लंबा था, तो यहाँ पे आपको 5 सवाल मिलेंगे, ठीक है। आपको जो पैसेज है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होता है। उसके बाद ये प्रिसीज राइटिंग है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये प्रिसीज राइटिंग है। और उसके बाद जो लेटर राइटिंग है, ठीक है, उसके बाद जो ऐसे है, और उसके बाद जो मीनिंग पूछे जाते हैं, तो ये मीनिंग है। इडियम्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने मीनिंग का कलेक्शन किया था यहाँ पे। उसी तरह से हिंदी में भी आपको गद्यांश मिल जाएंगे, उसके बाद संक्षेपण मिल जाएगा, उसके बाद लेटर राइटिंग होगा, उसके बाद जो विषय होता है हमारा लिखना ऐसे, और उसके बाद जो मुहावरे हैं उन पे आपको अर्थ बताना होता है। तो इसी टाइप का जो हमारा टेस्ट सीरीज होता है वो चलता है। तो ये 5th नंबर का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज शायद आज 6 नंबर का भी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दूंगा। तो यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको जब ऐसे लिखने की बात आती है, ठीक है, जब ऐसे लिखने की बात आती है तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आप जान ले, इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंक्लूजन यहाँ पे लास्ट में जो है। तो ये 3 पार्ट ही आपको तैयार करने होते हैं, ये और इंट्रो आगे था। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आप कैसे तैयार करेंगे, किस तरह से इंट्रोडक्शन को डील करेंगे कि जो इंट्रोडक्शन हो वो अट्रैक्टिव बने, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको, हर बार मैंने कहा है, रफ आपको तैयार करना होगा। एक जो ड्राफ्ट होता है ना वो तैयार करेंगे आप। तो जब रफ जब तैयार हो जाएगा आपका, तो आप आसानी से एक ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे आपको आसानी से लिखना आ जाएगा। और बिना रफ का जो होगा ना, एक तो आप रैम्बल कर जाएंगे, मतलब कि टॉपिक से आप भटक जाएंगे। लेकिन आप जब एक रफ तैयार करके रखेंगे कि हमें कौन कौन से जो पैराग्राफ हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे बनाना है, तो आप जो पहले तो स्टिक रहेंगे आप, ठीक है, स्टिकी रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे टॉपिक से, ना कि टॉपिक से कभी भटकेंगे। और दूसरी बात, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने शब्द जो हैं वो हमारे एक्सीड न कर जाएं, ठीक है, और ना ज़्यादा कम हो जाए ना ज़्यादा अधिक हो जाए, इन सब पे आपको ध्यान होगा। और तीसरी जो रिवीजन की खास बात होती है, जो ये सिनॉप्सिस जो है, मतलब कि जो रफ आपने तैयार किया है, इसकी तीसरी खास बात ये होती है कि आप याद कर लेंगे चीज़ों को। जब रिवीजन करेंगे ना तो रिवीजन में ये आसानी होगी, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है ना, मेरे जो ग्रुप है बेड ग्रुप, वहाँ पे सब इंटरनेट के माध्यम से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहाँ से ऐसे लिखते हैं। तो ये ठीक बात है, लेकिन चीज़ों को याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो इंटरनेट आपके साथ जाएगा नहीं,
तो इसीलिए चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। तो एक रफ़ ज़रूर बनाएं। तो रफ़ में सबसे बड़ा है कि आइडिया कैसे आप एक रफ़ पे काम करेंगे, ठीक है। इन पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एक रफ़ पे आप काम करेंगे। तो रफ़ में सबसे पहला हम इंट्रो पे बात करते हैं। तो इंट्रो कैसे करेंगे आप? तो इंट्रो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना है, ठीक है। तो कोरोना है तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई आप कोटेशन दे सकते हैं, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा कुछ करके दे सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स जो आफ्टर कोरोना कई सारे रिपोर्ट्स छपे, उनको आप यहाँ पे हवाला दे के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हो वो टॉपिक से रिलेटेड हो, वो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक कोटेशन देख सकते हो, एक छोटा सा है कि पेंडेमिक वर्सन द स्ट्रगल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कोई भी कोटेशन आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जब कोटेशन आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको काम करने पड़ेगा। कोटेशन के बाद किस पे काम करना है? तो कोटेशन के बाद आपको बॉडी पार्ट पे काम करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक एसे के लिए, ठीक है। एक बॉडी पार्ट के लिए बॉडी पार्ट पे काम करेंगे एसे के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए आप क्या करना है कि आप 5 से 6 पॉइंट तैयार करेंगे, ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो है कि 500 शब्द में ही हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। जो निबंध हमारा होगा वो 500 शब्दों का ही होगा। तो 5 से 6 पॉइंट्स यदि आप तैयार करते हैं तो उसी पॉइंट्स के अनुसार अपने थॉट्स को पैराग्राफ में आप कन्वर्ट करके आप जो है वो 500 शब्द तक उसको बढ़ा सकते हो। जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो ऐसे है उसको राइटिंग एक रफ के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट्स हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कि रोज़गार पे प्रभाव, ठीक है। तो रोज़गार पे प्रभाव, तो बॉडी पार्ट में रोज़गार पे जो इफ़ेक्ट्स पड़े ना कोरोना के, उन सबों पे चर्चा करेंगे। जैसे कारखाना, फैक्ट्री, ये सब है बंद हो गए। ये हमारा पहला पॉइंट है। मेन जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि कारखाना और फैक्ट्री बंद हो गए। दूसरा पॉइंट है कि मज़दूरों के पास ज़मीन नहीं थी कि वो कृषि के लिए यूज़ कर सकें उसे। जैसा कि आप सब जब बनाएंगे, जब पैराग्राफ बनाएंगे ना, तो यही सब ऐड करेंगे कि जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मज़दूर जो थे, प्रवासी मज़दूर, वो अपने राज्य में लौटने के लिए विवश हो गए थे। और राज्य में लौटने के बाद उनके पास वह उतनी ज़मीन नहीं थी, उतनी क्या है ही नहीं थी, जिससे वो कृषि कर कर भी अपना जो पेट चला सके, मतलब अपने परिवार का लालन पालन कर पाएँ। तो इस तरह से आप पैराग्राफ को जोड़ते रहेंगे ना, शब्दों को जब बनाना आ जाएगा ना, तो एक ऐसे लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन वही शब्द का जो चयन और शब्द को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने की जो स्किल होती है ना, वो आने में समय लगता है। तो आप ये 2 पॉइंट देख लें। उसके बाद जो हम इसी पॉइंट्स को आप एलोबरेट करेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ तक एलोबरेट करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से इनको एलोबरेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम सरकार के प्रयासों पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट का ही होता है। कोई भी जब पीपल से रिलेटेड सिचुएशन हो, देश के नागरिकों से रिलेटेड जब सिचुएशन हो, तो सरकार के प्रयासों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी ये ड्यूरिंग कोरोना या पोस्ट कोरोना, ठीक है। तो पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो पीएम गरीब कल्याण योजना, इस पर हम 2 से 3 लाइन लिख देंगे, ठीक है। 2 से 3 लाइन लिखेंगे पीएम गरीब कल्याण योजना के। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, ठीक है। तो इस पे 3 से 4 लाइन लिखेंगे। उसके बाद बैंकों के द्वारा कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। जब प्रवासी मजदूर बाहर आए थे, या फिर कहने का मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री थी, मान लिया कि एमएसएमई थी, ठीक है, माइक्रो स्मॉल, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस जो थी ना, उन सब को जब कोरोना आया तो उस समय वो सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। तो उनको एसेट चाहिए, ठीक है, उनको मतलब कैपिटल चाहिए कि वो फिर से अपने जो छोटे छोटे कंपनियां थी वो अपने जो रोज़गार है उसको स्टार्ट कर पाएँ, अपने फैक्ट्री को स्टार्ट कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए। क्योंकि मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक है, मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में जब तक पैसा नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा,
ठीक है। तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा, तो आरबीआई जो है, जो भारत की राष्ट्रीय बैंकिंग है, वो ब्याज दर कम कर देती है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम कर देती है, जिससे लोन ज़्यादा मिल सके। जब लोन ज़्यादा मिल सके तो मार्केट में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। जब मार्केट में पैसे ज़्यादा आएंगे तो जो परचेजिंग पावर है पीपल का, जो भारतीय जनता है, लोग हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड्स जो हो, गुड्स है, जो गुड्स का डिमांड है वो बढ़ेगा, और जब गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी गुड्स की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जब गुड्स की बढ़ जाएगी तो इस तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लेबर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो इस तरह से चलती है। ठीक है, तो ये जो फ्लो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे जो कारखाना स्टार्ट होने से, फैक्ट्री स्टार्ट होने से इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि जो एमएसएमई की नई परिभाषा आई थी। ठीक है, एमएसएमई की जो डेफिनेशन था वो कोरोना के टाइम जब आत्मनिर्भर पैकेज आया था तो उस समय इसका नया डेफिनेशन क्रिएशन किया गया था। ठीक है, तो इस पर चर्चा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चर्चा कर सकते हैं कि मनरेगा का क्या रोल रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मनरेगा एक्ट था, ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम जो था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ ये योजना है। ठीक है, इसमें कोई स्किल की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या यही है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है अधिकतर है वो कैसी है, तो सबसे पहला तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन ख़त्म है। ठीक है, तो एजुकेशन वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद स्किल भी नहीं है, तो ये समस्या बड़ी हो जाती है। यदि आपके पास एजुकेशन नहीं हो और आपके पास स्किल हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जब आपके पास उसका स्किल हो, उसका कौशल हो, करने की जो आपकी एबिलिटी उसमें हो। लेकिन जब एजुकेशन भी ना हो और स्किल भी ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। उनको आप कौन से काम दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट का सबसे पहला जो फोकस हो रहा है, देख रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट पे हो रहा है। ठीक है, तो स्किल बहुत ज़रूरी है। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो ज़्यादा रेशियो है ना वो यही है, अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, जिसके कारण भारत में समस्याएं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मनरेगा जो है ना वो इसी टाइप के लोगों के लिए है, गांव के इसी टाइप के लोगों के लिए है, जो स्किल्ड, ना तो स्किल्ड है और ना ही एजुकेटेड है। तो मनरेगा ने क्या रोल निभाया, उसकी हम उस पे हमको आपको बात करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि कृषि का महत्व। आप जानते हैं कि भारतीय इकोनॉमिक जो है उसमें 3 पिलर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड जो पिलर है उसमें आता है एग्रीकल्चर, थर्ड बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो पिलर है ना उसमें एग्रीकल्चर आता है। जो सेकंड है वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहाँ से जो गुड्स होते हैं, गुड्स को तैयार करने के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल कृषि से मिलता है, जैसे कि कपास यहाँ से उग गया तो कपास को मान लेंगे फर्स्ट थीम, जो फर्स्ट है ना उसमें कपास को रख लेंगे। उसके बाद कपास से धागा बनाना, मतलब जो थ्रेड्स होता है वो धागा जब कपास से बनता है, ठीक है, कपास के रेशे से जब धागा बनता है तो वो दूसरा आ जाएगा। तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरा जो सेक्टर है उसमें क्या आता है, तो दूसरे सेक्टर में जो उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स का होता है वो हो जाएगा। और तीसरे सेक्टर जो होता है वो सेवा क्षेत्र जिसको बोला जाता है। इसमें सेवा से रिलेटेड जितने भी होते हैं ना, सर्विस से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, होटल्स हो गए, कई सारी चीज़ें, तो इस तीसरे क्षेत्र में आता है। तो समस्या हमारी यहाँ रही ना कि कोरोना के समय ना 2 और 3, कोरोना के समय जो 2 और तीसरा सेक्टर था ना, मतलब कि उद्योग वाला और जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। तो जो उद्योग था तो फैक्ट्री तो बंद हो गई थी, उसके बाद सेवाएं थी जो बंद हो गई थी, बैंकिंग सेक्टर ठप पड़ा था, और जो होटल्स ठप पड़े थे, जितने भी टाइप के सेवाएं होती हैं वो सारी ठप पड़ी थी। जो भोजन है, फास्ट फूड की दुकानें हैं, ये सब ठप पड़ी थी, सेवा क्षेत्र से जितने भी संबंधित थे वो ठप पड़ी थे। तो
उम्मीद की जा रही थी कि कृषि इसमें उभर कर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कृषि ने ही प्ले किया था। जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है उसमें जो एग्रीकल्चर था उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अधिक था। तो इस सब पे आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ड्यूरिंग कोरोना एंड पोस्ट कोरोना जो एग्रीकल्चर है उसने भारतीय इकोनॉमिक मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसे किस तरह से बैकबोन बनकर, ठीक है, बैकबोन बनकर उसका सपोर्ट किया। तो इसके महत्व पे आप चर्चा करेंगे। तो यही जो पॉइंट्स हैं आपको दिखे ना, ये जो पॉइंट्स दिखे मेन बॉडी पार्ट के लिए, इतना पॉइंट्स को आप जब पैराग्राफ में एलोबरेट करेंगे ना तो आपका एक ज़बरदस्त ऐसे तैयार होगा जो कि टू द पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे मेन जो बात होती है टू द पॉइंट होनी चाहिए ऐसे, ना कि आप बात बात पे रैम्बल कर जाएं। तो रैम्बल करेंगे आप जब आप स्टार्टिंग में ही ऐसे लिखेंगे ना और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप रैम्बल करेंगे। तो रैम्बल ना करने के लिए क्या करें, तो ऐसे ही जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है आप ऐसा ही एक पॉइंट्स वाइज तैयार कर लें कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हमको जो रफ है वो तैयार करना है। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका ऐसे एक अच्छा ऐसे तैयार होगा। उसके बाद जो लास्ट काम आपको करना है वो कंक्लूजन पे काम करना होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन आप कैसे करेंगे, तो बॉडी पार्ट जो है ना, बॉडी पार्ट्स के जो पॉइंट्स होते हैं उसी के अनुसार ही जो अपना आप कंक्लूजन तैयार करेंगे। जो भी चीज़ें आपने बॉडी पार्ट्स में इंक्लूड किया था उन्हीं को बेस रखकर एक छोटा सा उनको कंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट के जो क्या प्रयास और होने चाहिए वो सब आपको यहाँ पे कंक्लूजन में अपना व्यू देना होता है। ठीक है, और सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए उन सब को लिखेंगे, वो भी संक्षेप में। तो आपका एक बेस्ट कंक्लूजन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको दिखाता हूँ कि एक कैसे उसी पॉइंट्स के अनुसार, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाए ना उसी पॉइंट्स के अनुसार मैंने एक ये ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऐसे ऐसे एक लिखना चाहिए। तो देखिए इंट्रो कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन लिखा है कि वैश्वीकरण के इस दौर में रोजगार उसी प्रकार मनुष्य के जीवन से संबंधित है जिस प्रकार ऑक्सीजन प्राचीन काल से आधुनिक काल के इस दौर में रोजगार मनुष्य का अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने यूज किया क्या, तो वैश्वीकरण के इस दौर में रोजगार उसी प्रकार मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य के जीवन से संबंधित है जिस प्रकार ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशन टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने प्राचीन को आधुनिक से जोड़ा। ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के इस दौर में रोजगार मनुष्य का अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, किसी देश की समृद्धि का आकलन जानने के लिए रोजगार की उपलब्धता एक अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अभिन्न बार बार आ रहा है तो इसको भी हो सके तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, शब्द को चेंज कर यहाँ पे सिनोनिम लिख सकते हो। अभिन्न अंग के रूप में काम करता रहा। कोरोना महामारी ने मनुष्य को प्रत्येक रूप में प्रभावित किया। ठीक है, मनुष्य को प्रत्येक रूप से या प्रत्येक रूप में प्रभावित किया, ये से होना चाहिए, प्रत्येक रूप से प्रभावित किया। इस महामारी का आकलन अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा जिससे रोजगार भी अछूता नहीं रह पाया। तो ये एक इंट्रो देख सकते हैं आप। जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो क्या है, तो कोरोना। ठीक है, कोरोना एंड इस पे जो रोजगार का प्रभाव पड़ा उस पे हमको चर्चा करनी है। तो आप देख रहे हैं इंट्रो में इसी पे एकदम टू द पॉइंट है, ना कि हमने कोरोना पे चर्चा की। ठीक है, थोड़ा सा कोरोना पे चर्चा हुआ, उसके बाद जो उसके इफेक्ट्स रोजगार पे आने चाहिए थे, रोजगार का जो इम्पोर्टेंस था थोड़ा बहुत उसको भी लिया हमने। तो इस तरह से आप एक इंट्रो तैयार करेंगे जो कि टू द पॉइंट होना चाहिए। हमारा जो ऐसे है उसका एक मिरर होना चाहिए कि शॉर्ट में कि हम क्या डील करने वाले हैं, आगे हम क्या इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऐसे का जो इंट्रो होना चाहिए वो इसी टाइप का होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अब चलिए देखिए उसी जो टॉपिक्स हैं उन जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के सहारे धीरे धीरे करके हम पैसेज को जो पैराग्राफ्स हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चूँकि यह महामारी संक्रामक थी, थोड़ा सा लॉकडाउन पे बात करेंगे, जो कि संक्रामक का आप डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो वैज्ञानिक शोध भी आपको चर्चा यहाँ पे करनी होगी कि क्यों लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, तो नागरिकों के जीवन का रक्षा करना जो है वो देश का काम होता है। इसमें आप हो सके तो अपना आर्टिकल की चर्चा भी कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो जीवन जीने का अधिकार 21 के तहत ये सब आर्टिकल्स जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इस सब पे चर्चा कर सकते हैं। तो सारी गतिविधियों को बंद करना पड़ गया था
लॉकडाउन करना पड़ गया था, तो इस पे आप चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने चर्चा की है कि कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो जाने से मजदूर जो वहां काम करते थे उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा। तो घर जो वापस आ रहे थे उसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है, आप ये जानते हैं। तो समस्या यही हो जाती है, यूपी एंड बिहार, यूपी एंड बिहार में जो रोजगार का मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्रिएशन होता है वो ना के बराबर होता है, जिसके कारण यहाँ से जो लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, खास करके बिहार, यूपी तो थोड़ा कम, जो यूपी एनसीआर से सटा हुआ है ना ऊपर का क्षेत्र, वहाँ पे रोजगार काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो बिहार के जो समस्याएं, बिहार के लिए समस्याएं काफ़ी बड़ी हो गई थी। ठीक है, प्रवासी मजदूर की जो समस्या थी वो बिहार के लिए काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो ये तो अलग टॉपिक हो जाता है कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर की समस्या है, ये अलग टॉपिक है और ये हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बीपीएससी लेवल का हो जाता है। तो मजदूरों को अपने घर इस कारण छोड़ना पड़ता था क्योंकि ना ही राज्य सरकार उनमें उचित रोजगार उपलब्ध कराती थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा राज्य के भी क्रिटिसिज्म हमने की है। ठीक है, राज्य को भी क्रिटिसाइज यहाँ पे देखिए किया गया है कि ना तो राज्य सरकारें उचित रोजगार उपलब्ध करा पा रही थी और ना ही उनके पास उतनी ज़मीन थी कि वो कृषि कर पाएँ। ठीक है, जो यहाँ पर कुछ अपवादों को जब छोड़ दिया जाए कि रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर पे काम करने वाले लोग थे, कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें बचत करने की आदत होती नहीं थी। ठीक है, वो उतना ही कमाते थे। जो दिहाड़ी मजदूर होते थे, दिहाड़ी मजदूर जो होते थे वो उतना ही कमा पाते थे, उतना ही कमाते थे जैसे 200 रुपया कमाया ठेले वालों ने, तो 200 है ना, तो वो 200 खर्चा कर देगा, ख़त्म। सुबह के लिए कोई गारंटी नहीं है कि सुबह का क्या खाना बनेगा, क्या चलेगा सुबह में। तो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं को झेलना पड़ गया कि रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर जो थे वो काम करने वाले थे और कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें जो बचत करने की आदत होती नहीं थी और ना ही उनकी मजदूरी इतनी होती थी कि वो 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ पैसे बचा सके। तो इन सब पे, तो अब यहाँ पे देखिए, इन सब पे आपने चर्चा की ना, तो इन सब पे चर्चा की, तो यहाँ पे तुरंत आपको चर्चा करनी चाहिए। जब फोकस किया ना तो यहाँ पे तुरंत आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे फोकस करना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे तुरंत यहाँ पर आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे चर्चा की कि दिहाड़ी मजदूर को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी, तो यहाँ पे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो योजना है ये आत्मनिर्भर भारत से ही जुड़ा हुआ था। तो जो आपको ये जो योजना था, इसमें जो चावल, गेहूं जो फ्री में दिया जाता था। ठीक है, आपको एक जो 2 पार्ट में ये मिलता था, मतलब एक जो मिलता था उसका तो पैसा आपको लगता था और दूसरा पार्ट जो होता था मतलब कि आपको पर पर्सन 5 केजी मिलता था ना, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। ठीक है, तो ये जो मिलता था ये 2 पार्ट में होता था, पर पर्सन 5 केजी मिलता था, तो इसका पैसा लगता था, इसका ये पैसा लगता था और इसके बाद जितना ही होता था ना ये, और उतना ही ये आपको दूसरा पार्ट फ्री मिल जाता था। मतलब कि आपको यहाँ पे 25 किलो मिल रहा है तो आपको 25 किलो का पैसा लगेगा और 25 किलो आपको फ्री दे दिया जाएगा। तो ये योजना उस समय थी, धीरे धीरे इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला, तो इसकी आप चर्चा करेंगे। तो देखें इस पे कैसे बात की गई है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत के ही एक अंग है, ऐसा लिखा गया है, जिसके तहत प्रवासी मजदूर एवं जो गरीब लोग थे उसको मुफ्त में अनाज दिया जाने लगा। लेकिन प्रश्न यह भी है कि क्या यह पात्र लोगों को मिला, क्या ये पात्र लोग इससे लाभान्वित हुए? क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था जब भारत सरकार ने डेटा दिया था ना कि 80 करोड़ लोग, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को भारत प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है ना उसके तहत मुफ्त में अनाज दिया करती थी। तो भारत की जो आबादी है वो 2011 के अनुसार 1,21 करोड़ है ना, 121 करोड़। तो आप समझिए कि उसमें 80 करोड़ को गवर्नमेंट मुफ्त में अनाज देती थी। तो इसीलिए न्यूज़ में रहा था। तो क्या ये पात्र लोगों को मिला, इसकी भी चर्चा थोड़ी सी आप कर दें। ठीक है, उसके बाद हम जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी की पनपती रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है 3, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके तहत ईपीएफओ के द्वारा उद्योग रोजगार के क्षेत्र में आर्थिक जो बोझ है उसको कम करने के लिए
ठीक है। फैक्ट्री के जो नियम्स हैं उनको जो नियम्स हैं उनमें कुछ कुछ ढीले दी गई थी, ठीक है। वहीं हमने देखा था कि हमें जो मनरेगा पे भी चर्चा करनी है, पॉइंट्स जो छोटे थे, तो वहीं देखिए मनरेगा पे भी हमने चर्चा की है कि वहीं ग्रामीण बेरोजगारों के लिए जिनके पास खेती के लिए कोई ज़मीन भी नहीं थी, उन्हें मनरेगा की सहायता से उन्हें रोजगार का प्रयास देने का प्रयास किया गया और यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा, ठीक है। आपके पास और थॉट हो तो आप इसको और एलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें शब्दों की संख्या बढ़ा सकते हैं। शब्द बनाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। उसके बाद देखिए कि अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, तो सरकार के द्वारा और कई प्रयास किए गए, ठीक है, जिससे इस समस्या का से जल्द छुटकारा मिल सके, जैसे कि बैंक के द्वारा कम ब्याज पर जो स्टार्टअप्स और नए स्टार्टअप खुल रहे थे और जो पुराने स्टार्टअप जो थे उनको ऋण उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई की नई परिभाषाएं दी गई, ठीक है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। उसके बाद जो कोरोना महामारी के काल में या उसके बाद कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम किया, ठीक है। इस पे थोड़ा सा डेटा देंगे ना तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। तो क्यों रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया, तो भारत की जनसंख्या का लगभग 58% लोग जो है ना वो कृषि से संबंधित हैं और इसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस तथ्य से यह आकलन लगाया जा सकता है कि कृषि भारत के लिए कितना महत्व रखता है और इस संकट के समय में कृषि ने अपने काम को बखूबी निभाया था, ठीक है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप उसे देख सकते हो। उसके बाद ये कंक्लूजन पार्ट है, ठीक है। हमने जो चर्चा की उन्हीं को कंक्लूड किया है यहाँ पे। तो आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्या, ठीक है, इस तरह की समस्या से बचने के लिए राज्य सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि अपने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए कि कितनी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र से संबंधित है तो यहाँ पे आप ई श्रम कार्ड की चर्चा कर सकते हो, ठीक है। इसी के बाद कोरोना के बाद ही भारतीय सरकार ने ई श्रम कार्ड को यहाँ पे लाया था, ठीक है। जैसा कि भारत सरकार इस पे काम भी किया, जैसे उदाहरण स्वरूप ई श्रम कार्ड को लाना, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने यहाँ पे जो ये एक ऐसे है उससे डिस्कस करने की कोशिश की कि इन जो पॉइंट्स हैं, जो रफ पॉइंट्स हैं, इनके सहारे कैसे लिखा जाए। तो इस 20 से 25 मिनटों में हमने चर्चा की कि एक जो ऐसे है उसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। एक जो ऐसे है ना उसमें आप अपना थॉट डालने की कोशिश करें, ना कि दूसरे को कॉपी करने का प्रयास करें। आप पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो इंटरनेट से, सबसे बेस्ट सोर्स इंटरनेट ही होता है। तो ट्राई करें। मैंने आपको जो है ना एक ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं की है कि आप जो हमारा ऐसे लिखा हुआ है उसको छाप लें। मैंने ये प्रयास किया है कि आप अपना थॉट्स डेवलप करें, अपनी जो स्किल है लिखने की वो डेवलप करें। यही वो तरीका होता है जिससे आप आसानी से एक ऐसे लिखना सीख सकते हैं और एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो। कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा है कि निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हमने जो कोरोना का जो रोजगार पे प्रभाव था, टू द पॉइंट कैसे ऐसे लिखा जाए, इस पे हमने चर्चा की, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट से लाभ लेकर अपना जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो टेलीग्राम पे पेड ग्रुप चलता है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए, मेंस के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा शेड्यूल है, किस तरह से हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं। उसके बाद ये पेमेंट का तरीका है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट कर हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।